एक तरफ वो कह रहा है आई एम डन विद दिस मैरिज, सॉरी I'm done with this marriage. Sorry, I'm done with this marriage. वो कहता है आई एम डन विद दिस मैरिज। अच्छा आप चेजा ले रहे हो। इस पॉडकास्ट के बाद डिवोर्स डीड गई है उनके घर, उससे पहले नहीं गई थी। हाउ पैथेटिक इज दैट रेहान तारिक। You should be ashamed of yourself and you are disgracing this profession. आपने घर क्यों तोड़ा भाई? मेरा तो आपसे इख्तिलाफ। एक घर क्यों तोड़ा? क्या एक पॉडकास्ट से आपकी रोटी चल रही है? आप किसी और को पकड़ लेते हैं यार। तुम्हारे जैसे लोग ना वो जंपिंग कासल चलाते हैं छोटे शहरों में, और तुम यहाँ पे आके ये हरकतें कर रहे हो। वो बच्चा, वो मासूम जब स्कूल में जाके देखेगा कि मेरे माँ बाप का चेजा लिया गया सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, क्या वो मेंटल डिप्रेशन में नहीं जाएगा? रेहान तारिक साहब आपकी अपनी औलाद नहीं है? आपको शर्म नहीं आती? मैं कहता हूँ रजब भट्ट एक निहायत जिस तरह का भी बंदा है, उसकी मिसेज का उससे जो भी इख्तिलाफ था, और यार हम कौन होते हैं जज करने वाले? हम भी तो शादीशुदा लोग हैं। अगर रेहान तारिक तुम्हारे घर की पर्दादारी अगर आपने रखी है तो तुम लोगों के घर क्यों एक्सपोज करने पे आए हो? तुम सिर्फ 4 दिन की रेटिंग के लिए, 4 दिन की चांदनी के लिए आगे अंधेरी रातें करना चाहते हो। तुम वही यासिर शामी बनना चाहते हो जिसने आमिर लियाकत की वीडियोस के ऊपर काम किया और आमिर लियाकत साहब खुदकुशी में चले गए। आपको ये नहीं लगता कि ये पॉडकास्ट प्री प्लांटेड थी? रेहान तारिक इज रनिंग अ जंबो सर्कस, और सर्कस में लोग जाके क्या देखते हैं? तमाशा देखते हैं, और यहाँ पे तमाशा हो रहा है इज्जतों का। आपको क्या लगता है कि रेहान तारिक जैसे लोगों की इंस्पिरेशन क्या रजब भट्ट जैसे ही लोग हैं? ये इकरारुल हसन हो गया, ये रेहान तारिक हो गया, ये यासिर शामी हो गया, या तो ये सिर्फ चीजें लेते हैं या एडल्ट कंटेंट पे डुअल मीनिंग बातें करते हैं। उसमें मैं ताबिश हाशमी साहब को भी लेके आऊंगा। रेहान तारिक साहब, खुदारा मैं आपसे आगे 10 बस्ता गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा सोचें भाई कि आप किस नहज पे चले गए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक सेंसेशन चल रही है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और हज़ारों कंट्रोवर्सीज़ हैं। रिसेंटली उन्होंने एक आरटीएस के साथ, रेहान तारिक साहब के साथ एक पॉडकास्ट की है जिससे उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सी बातें खुली हैं और उनके बहुत से फैसले हैं जो सामने आए हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और वो चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक एंकर पर्सन, एक एनालिस्ट, हमजा साजिद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर, रिसेंटली जो रजब भट्ट की कंट्रोवर्सीज तो चलती रहती हैं, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा कोई पॉडकास्ट किया है और उसके बाद एक अनाउंसमेंट किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो रेहान तारिक साहब हैं उनका क्या रोल है, क्या किरदार है? उन्होंने आग में कितनी और पेट्रोल डाला? आपकी क्या सोच है इस बारे में? मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि रेहान तारिक साहब बेसिकली हैं तो सहाफ़ी, और जी। सहाफ़ी होते हुए उन्होंने सहाफ़ी और सहाफ़त के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे मुनाफरत करते हुए एक घर के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि जो अब बात जाके डिवोर्स के ऊपर बैठ गई है। और बेशक ये सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे रजब भट्ट हो, चाहे उनकी मिसेज हो, हमें किसी की भी, कहते हैं ना, आप किसी के एक राज पे पर्दा डालें, अल्लाह ताला आपके 100 राजों पे पर्दा रखता है। तो इंसान को लोगों की पर्दा पोशी करनी चाहिए, बजाय कि किरदार कशी की जाए सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, चंद टकों के लिए, एक घटिया लेवल की सहाफ़त की जाए। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट द वे टू डू जर्नलिज्म। और सबसे बड़ी बात कि रजब भट्ट के बारे में अगर लोग कहते हैं जी कि रजब भट्ट साहब अगर बहुत ज़्यादा खुले डुले हैं, बातचीत अपनी ओपनली करते हैं, या उसका जो भी उनके ब्रदर इन लॉ हैं, ऑन जिनका नाम है, अब देखिए किस तरह के लोग डिस्कस होने लग गए, और हमारी भी मजबूरी बन गई इन लोगों को डिस्कस करना, बिकॉज दे आर द टॉक ऑफ द टाउन। सो इन दिस वे रेहान तारिक साहब, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा जर्नलिज्म का इस्तारा समझते हैं और अपने टिकटॉक खुद चलाते हैं, चाहे वो जिम हो, नमाज हो, वजू हो, गाड़ी से बैठना हो, गाड़ी से उतरना हो, चलना हो, फिरना हो, कोट सीधा करके पहनना हो, बाइसेप की गेम हो, सब चीज़ों को वो अपने आप को पब्लिक फिगर में लाते हैं, और साथ साथ वो अपने आप को बताते हैं कि मैं तो सबसे ज़्यादा अक्लमंद, सबसे ज़्यादा शऊर, सबसे ज़्यादा बाला, सबसे ज़्यादा औला, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा मुतमईन इंसान हूँ। हालांकि उनका किरदार जर्नलिज्म में बहुत ही घटिया, बहुत ही लो इंटेलेक्ट वाला होता जा रहा है। शुरू में बहुत से सहाफ़ी उनको फॉलो करते थे कि इन्होंने बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज किया है, लेकिन साथ साथ ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि उनकी मेंटल अप्रोच, उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ही लो लेवल पे आती जा रही है। और जिस तरह एक घर की कहानी को, जो कि घर गृहस्थी तक ही रहनी चाहिए थी, जो कि बुजुर्गों के दरमियान रहनी चाहिए थी, 2 जोड़ों के दरमियान भामी अगर नाचाकी हो जाती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी इंसान की पर्दादारी रखनी चाहिए। अब अगर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है पब्लिक का, जी वो लोग खुद इसको घसीट के लेके गए कंट्रोवर्सी को। चलें, एक बात बड़ी मशहूर है कि शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी कहते ना मरद दा शौक भी सी। अगर वो खुद अपने आप को मारना भी चाहते थे तो आप जरिया क्यों बने?
सर लेकिन आपको नहीं लगता कि जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं उनका काम रास फाश अपनी तरफ से कुछ अपने चैनल के लिए व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर उनकी जगह कोई और भी होता कुछ है भी और कर उसको सकते हैं, और कर लेते हैं, आजकल तो कर रहे हैं, अब जैसे आप इन्हीं की एग्जांपल तो लें, फिर इनकी जर्नलिस्टिक वैल्यूज कहाँ गई? फिर वैल्यूज तो हम नहीं सहाफी है, तो नहीं है, नहीं है। फिर तो हम वो बेचने वाले हैं कि जिसे जो चीज मिले वो बेच देगा, बेच वो देगा। उसमें इज्जत, किरदार, हया, जी ईमान, अफकार, इस चीज की जी परवाह नहीं करेगा। देखिए जर्नलिज्म कोड ऑफ एथिक्स के साथ चलती है। जी। अगर हम मिसाल के तौर पे इस तरह, तो फिर हम ठीक है, अब ये जंग हो रही है, हम्म हम बम धमाके की फुटेज चलानी शुरू कर देते हैं, हम्म इंसानी अज़ा कटे हुए पड़े, इसकी फुटेज चलानी शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, हम्म हर चीज कुछ मॉरल कोड ऑफ एथिक्स के साथ चलती है। इन्होंने कुछ अरसे से, जब से इन्होंने आरटीएस शो स्टार्ट किया, इन्होंने देखा अच्छा मैंने हकीम को एक्सपोज किया, लोगों ने तालियां बजाई, जी मैंने फलाने मौलवी को एक्सपोज किया, लोगों ने तालियां बजाई, मैंने फलानी मॉडल को बिठा के उसकी किरदार कशी की, लोगों ने तालियां बजाई। तो मेरे ख्याल में ये तरीकेकार ठीक है पब्लिक के अंदर रहने पब्लिक का। के अंदर कहने का मकसद ये है, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। हमें भी पता है आप किसकी आशीर्वाद पे चल रहे हैं, आप किसके चैनल में चल रहे हैं, और किसकी वजह से आपको इतनी ज्यादा आसानी हासिल हुई है पब्लिक डोमेन में कि आप घटिया से घटिया काम भी करें और पब्लिक आपको फॉलो करे। रेहान तारिक मुझे एक बात बताएं, उनके अपने एसेट्स क्या है? वो हर एक बंदे को पूछते हैं आप कहाँ से कमाते हैं, आप कहाँ से कमाते हो? आपके पास ऑडी ई-ट्रॉन जीटी कहाँ से आई? आपके पास लैंड क्रूजर की प्राडो कहाँ से आई? बताओ ना, किधर है आप? कितनी तनख्वाह होगी आपकी? 8 लाख 10 लाख? उसमें ये पॉसिबल है आजकल के खर्चों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर पागल क्यों बनाते हैं लोगों को? और ऐसे बन के अपने आप को आप सामने किसी की भी औरत को बिठा के उसके कपड़ों पे बात कर रहे हो, आप किसी औरत को बिठाकर उसके पैसों पे बात कर रहे हो, उसकी वीडियोस पे बात कर रहे हो। मैं आपकी वीडियोस पे बात करता हूँ, आप कौन होते हैं अपने वजू की वीडियोस को डालने वाले? आप कौन होते हैं अपने आप को जिम में दिखाने वाले? आप कौन होते हैं 10 लोगों में अपनी नुमाइश करने वाले? हुब्बे जहाँ से आप भरे हुए, प्रोटोकॉल के आप आदि हैं। अपने आप को आप इतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना, आपकी मेंटल अप्रोच इतनी ज्यादा है कि आप किसी की घर की बातें टेबल पे क्यों लाते? हु द हेल आर यू? आपके अंदर इतनी ज्यादा जुर्रत कैसे पैदा हुई? जुर्रत इसलिए पैदा हुई, जिसका चैनल है वो है इंटीरियर मिनिस्टर। आपकी अप्रोच तगड़ी है, आप इसलिए हर एक के ऊपर चढ़ते फिरते हैं। कहना चाहिए ये भाई, आपके पास अगर रजब भट्ट या ईमान का भाई आया, आप कहते हैं जी मैं किसी के घर की कहानी को एक्सपोज नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, ये कोई क्राइम स्टोरी नहीं है। ये दो लोगों की आपस में, कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी लड़ते हैं तो शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है, और अगर मियाँ बीवी सुलह करते हैं तो सबसे पहले शैतान ही डिस्टर्ब होता है। आपने तो शैतान को खुश कर दिया, दो लोगों में तलाक हो गई। मैं कहता हूँ रजब भट्ट एक निहायत जिस तरह का भी बंदा है, उसकी मिसेज का उससे जो भी इख्तिलाफ था, और यार हम कौन होते हैं जज करने वाले? हम भी तो शादीशुदा लोग हैं। अगर अल्लाह ने हमारी पर्दादारी रखी है, अगर रेहान तारिक तुम्हारे घर की पर्दादारी रब ने रखी है, तो तुम लोगों के घर क्यों एक्सपोज करने पे आए हो? चाहे वो अपने पेट नंगा करना चाहते हो, तुम क्यों भाग भाग के जाते हो? तुम क्यों सिलसिला बनते हो? क्यों जरिया बनते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सिर्फ 4 दिन की रेटिंग के लिए, 4 दिन की चांदनी के लिए आगे अंधेरी रातें करना चाहते हो। तुम वही यासिर शामी बनना चाहते हो जिसने आमिर लियाकत की वीडियोस के ऊपर काम किया और आमिर लियाकत साहब खुदकुशी में चले गए। किस तरह की हरकतें कर रहे हो तुम लोग? लेकिन सर जर्नलिज्म ना हो गया, मजाक हो गया यार। आप लोगों की जिंदगी को चीर फाड़ करके फेंकी जा रहे हैं। मेरे रजब भट्ट से 100 इख्तिलाफ है, रजब भट्ट की वीडियो से इख्तिलाफ है, कंटेंट्स, स्टिल हम वी आर नोबडी टू टॉक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। वो उसकी बीवी है, वो उसका बच्चा है, कल कला उसका बच्चा जब जवान होगा वो ये देखेगा बैठ के, वो इन घटिया लोगों को देखेगा कि इन्होंने मेरे माँ बाप को अलहदा कर दिया। वो बच्चे की क्या सोच, क्या अप्रोच बनेगी? क्या हम यूरोप की तरह यहाँ पर वो कहते हैं बिल्कुल डिसमेंटल किस्म के होम्स चाहते हैं, जहाँ के माँ बाप का कोई किरदार ना हो, बच्चे के कोई अफकार ना हो, आने वाली जो नस्ल है उसकी सीरत ना हो? तो फिर आगे तरबियत बेसरोपा होगी, तो बच्चे तो शुतर बेमुहार होंगे, और जब सहराओं में ऊँटों की तरह भटकेंगे तो उनके नसीब में नाकामी तो होगी। लेकिन सर बात तो ये भी है ना कि अब जैसे रजब भट्ट की बात की जाए तो जैसे उनके जो साले हैं ऑन साहब, वो तो डिफरेंट पॉडकास्ट में जाते हैं, ठीक है, उनको अप्रोच करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हर जगह बैठ के अपने वो सोच भी बता रहे हैं, अपनी साइड की स्टोरी भी बता रहे हैं। लेकिन रजब भट्ट की स्टोरी ये है कि पहली बात तो उन्होंने अपने व्लॉग से, इंस्टाग्राम से और इस तरह की बातों से साफ साफ प्रूव कर दिया लोगों को कि उन्होंने इस शादी को नहीं चलाना। और इवन बिफोर दैट स्टेटमेंट उन्होंने आरटीएस में दी है, वो पहले भी बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें बोल चुके हैं जिससे साफ साफ प्रूफ हो चुका है और ऑडियंस उस पर सवाल कर रही है। तो हर जर्नलिस्ट का तो सबसे पहला मौका ही होता है ना कि आप ऑडियंस के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करें। और आपको नहीं लगता कि रजब भट्ट ने स्पेशली ऑन की पॉडकास्ट के बाद आरटीएस के साथ ही क्यों पॉडकास्ट की डिफरेंट चैनल्स ने उनको किया होगा अप्रोच करने की कोशिश की होगी? मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ जी, मैं खुद एक शो करता हूँ जी, मैं खुद कई बार इवन मुझे प्रेशर भी हो मैनेजमेंट का, मैं ऐसी स्टोरी लाता हूँ जिसके अंदर लोगों की भलाई हो,
मैं डॉक्यूमेंट्रीज पे चला जाता हूँ कि अगर स्टोरी नहीं मिल रही कि मैं किसी को एक्सपोज, ऐसा नहीं है कि मैंने रोड शो में पुलिस के खिलाफ शो नहीं किए, या मैंने ट्रैफिक पुलिस की वायलेशन पे शो नहीं किए, या मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया, लेकिन हर चीज की देयर इज अ सर्टेन लिमिट। मीडिया अगर पिलर है स्टेट का, तो मीडिया का काम ये है कि पब्लिक नैरेटिव, पब्लिक पल्स, पब्लिक क्या सिर्फ रजब भट्ट की स्टोरी देखना चाहती है? इस मुल्क में पेट्रोल क्राइसिस आया हुआ है, पूरी दुनिया में जंगों के क्राइसिस आए हुए हैं। लेकिन अगर आप व्यूज की बात करें, अगर अभी आप खोल लें एक वीडियो तो आप एवरीथिंग इज अबाउट, अगर 4 मिलियन फिर रेहान तारिक को चाहिए काम करें, जो एडल्ट कंटेंट होता है ना, उस पे बैठ के रिव्यूज दिया करें, उस पे बैठ के अपना एनालिसिस दिया करें, अपना रिएक्शन दिया करें, लोग खुश रहेंगे। अगर इतना ही कंट्रोवर्सीज दिखाने का शौक है, इतना ही लोगों के घर अल्लाह माफ करे खराब करके दिखाने का शौक है, तो अपने घर से इब्तिदा करो ना। अपने घर में कोई मसला हो उसे टीवी पे ले आओ, और आप मेरी बात लिख लें, ये बंदे खुद करेंगे डेली व्लॉगिंग। ये जो आज के सहाफी बने हुए ना रेहान तारिक टाइप, मुझे इनसे इसलिए इख्तिलाफ है, एक वक्त में मैं खुद इन्हें फॉलो करता हूँ। अच्छा। लेकिन यार कहीं तो हद होती है। चलो हकीम लोहापाट जी एक घटिया आदमी था, कर दिया आपने एक्सपोज। चलो जी वो फलानी मॉडल थी, उसको भी कर दिया। चलो जी वो फलाना एक पीर था, उसको भी कर दिया। चलो जी, अच्छा वही रविश फिजाली ने पकड़ लिया। अच्छा ये चैनल 24 का ना काम ही ये है, इसके कपड़े उछाल दो, उसकी इज्जत उछाल दो, उसको लाके बिठा दो, इसके कपड़े खराब कर दो। दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्ट माइंडसेट। रेहान तारिक साहब समझते हैं कि 3 पीस सूट पहनने से, गाड़ी से स्लोमो में उतरने से, ऐसे करके बाइसेप लगाने से, उसके बाद खड़े होकर ऐसे वजू करने से, फिर ऐसे करके लोगों के सामने बैठ के अपने ही प्लांटेड बंदे बिठा के लोगों को एक्सपोज करने से वो कामयाब हो जाएंगे। तो रिमेंबर वन थिंग, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, एंड वेरी सून ये जो आज उनको लग रहा है ना कि उनका जो इस्तारा है वो आसमान पे चमक रहा है, इसको डूबने में देर नहीं लगेगी। लेकिन रजब भट्ट का कितना रोल, जैसे वो अपने आप को बड़ा पोर्ट्रे करते हैं कि वो एक बदमाश है, उनकी इतनी हिस्ट्री है, इतनी पास्ट प्रेजेंट सब है, और उन तक बेसिकली अब तक कोई अप्रोच, उन्होंने ऐसी कोई पॉडकास्ट इस तरह लाइव बैठ के कोई इस तरह की बात नहीं की। तो आपको ये नहीं लगता कि ये पॉडकास्ट प्री प्लान थी, प्लांटेड थी, क्योंकि उन्होंने पहले उसमें अनाउंसमेंट की है और फिर उसके 2 दिन बाद उनकी वाइफ ने जो स्टोरी लगाई है डाइवोर्स पेपर्स की, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ प्री प्लान था? इसमें रेहान तारिक के अगर कसूर है भी, क्योंकि उन्होंने काफी इस तरह के सवाल क्यों पूछे गए? हैं। एक मिनट, मुझे एक बात बताएं आप तफसील, क्यों गए? वो कह रहे हैं जी हमें आके एक्सपोज करो जी। आप खुद कुछ मोरालिटी क्या है? एक बंदा यहाँ पे आके कहे जी कि मैंने अपने आप को नीम भराना दिखाना है, हम उसे दिखाने लग जाए, ये मोरालिटी है? इस दिस इज मोरालिटी? एक बंदा चाहता है कि मुझे लोग गलत नजर से देखें, हम उसे दिखाना शुरू कर दें, जो चाहिए उसको वो दे दें। हाँ वो मतलब वो तो फिर वो तो कामयाब होगा ना। अगर लेट्स सपोज वो चाहते भी थे, मुझे नहीं लगता ऐसा, ठीक है वो पंजाबी फैमिली में इस चीज के ऊपर बड़ी बड़ी ले दे हो जाती। लेट्स सपोज जी वो दोनों खानदान चाहते थे हम कंट्रोवर्सी में आगे लाइमलाइट में आ जाए, लेट्स सपोज, ठीक है, वाइल्ड गेस कर लेते जी। तो इसका मतलब है कि एक जर्नलिस्ट जो कि अपने आप को इस तरह कहता है कि जी दस्तक शो करता है और अपने आप को बड़ा समझता है कि जी मैं बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं समझ आती कि कुछ अरसे से जब से इनको ये थोड़ा सा फेम मिला आरटीएस से, इनकी दिमाग की इख्तरा को क्या हो गया? अच्छा खासा शहरी मसाइल पे शो करते थे, अच्छा खासा इंटरनेशनल रिलेशंस पे शो करते थे। मेरे एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं इरफान अली फानी साहब, वो इनके शो में अभी भी जाते हैं, लेकिन वो इनके पॉडकास्ट में कभी भी नहीं जाते, बिकॉज द रीजन इज जस्ट वन, he just want to grab someone clothes, और वो उसे नीम बरहाना हालत में खड़ा करके लोगों के सामने खड़ा करके देखा मैंने कैसा। he is not running a podcast or a show, he is running a circus. रेहान तारिक is running a jumbo circus, और सर्कस में लोग जाके क्या देखते हैं? तमाशा देखते हैं, और यहाँ पे तमाशा हो रहा है इज्जतों का, ओहदों का, मिजाज का, आपकी सोच का, आपके अंदर पनपने वाले तमाम ख्यालात का तमाशा करता है वो बंदा। लेकिन इसमें फिर अवाम का भी तो देखिए, जो लोग आ रहे हैं, जो टिकटॉकर्स आते हैं या जितने भी लोग आते हैं, क्या वो मेंटल प्रिपेयर नहीं होते इन सवालों के लिए? या वो लाइव शो में अगर उनसे इस एक तरह भी का सवाल मेंटल किए- प्रिपेयर बंदे को ये बिठा लेगा ना, उस दिन इसको लग पता जाएगा, ये बिठाता ही इन लोगों का है। अब देखिए आप अपने प्लांटेड बंदे बिठाते हैं, जवाद अहमद साहब के साथ इन्होंने क्या किया? वो प्लांटेड औरत थी, जी। ठीक है, उसको इसने बिठाया, पहले उसने उसे तपाया, बाद में कहा जी मैं आपकी फैन हूँ, ठीक है। जवाद अहमद साहब का आपको पता है थोड़ा सा जो मिजाज है वो एकदम से वो फ्लेयर अप हो जाते हैं, अभी वो जीएनएन की पॉडकास्ट में भी फ्लेयर अप हुए, ठीक है। आप क्यों अगले बंदे के देखें, पॉडकास्ट का मतलब क्या है? पॉडकास्ट का मतलब है अगर किसी बंदे को आपने सामने बिठाया है, एक तो एनालिसिस है ना, एक आपने किसी बंदे को बिठाया, आपने उससे पूछना है उसकी लाइफ कैसी रही, उसकी जर्नी कैसी रही, उसने जिंदगी में क्या क्या तकलीफ देखी। एक तरफ वो कह रहा है आई एम डन विद दिस मैरिज, सॉरी
वो कहता है आई एम डन विद दिस मैरिज। देखिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा आप चेजा ले रहे हो, अगर एक खानदान टूट रहा है, वो बच्चा बड़ा होकर रेहान तारिक साहब आपके लिए सुहाने रूप साबित होगा। वो कहेगा कि ये बंदा वजह बना मेरे माँ बाप के दरमियान तलखियां बढ़ने की। तुम अपने आप को समझते इसलिए हो कि तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो। अगर अल्लाह ताला ने इज्जत दी, इसे संभाल के रखो। तो सर इज्जत आपको क्या नीलाम लगता करने है की कि चीज नहीं होती। अगर रेहान तारिक साहब वो पॉडकास्ट ना करते तो रजब भट्ट तलाक ना देता ईमान को? देखिए वो देता, सोशल लेकिन मीडिया पे उसने एक स्टोरी भी मिनट लगाई इस तरह है। चर्चा होता। क्योंकि उस लड़की ने कुछ स्टोरी एक उसके मिनट वो बाद हुई क्यों है। स्टोरी लगी? पहले उसका भाई गया जी इनके शो में, जी ठीक है। मैं कहता हूँ जी ये लोग चाहते थे ये कंट्रोवर्सी बने, ये मीडियम ना देता। इसने मीडियम तो दिया ना, जी बीच में खुद तो खड़ा हुआ ना। दो तरफ अगर पार्टियां थी तो दोनों तरफ का मौकफ सुनने गया, जलती में तेल का आग का काम किया। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे? ऐसे बंदे को हम कहेंगे हिपोक्रेट, मुनाफिक, दो धारी तलवार, शरपसंद, क्या कहेंगे इसे? फायदे उठाने वाला जी अपने व्यूज के लिए। अभी आप कह रही व्यूज के लिए, तो अपने व्यूज के लिए फायदा ही उठाया ना। जी चैनल क्या किया और क्या किया? 32,000 लाइक आ गए, क्या फायदा हुआ? एक तो है अगर आप किसी की बुराई को, चलो जी आपने हकीम लोहापोड़ की बुराई को एक्सपोज किया, मान लिया, ठीक है। आपने घर क्यों तोड़ा भाई? मेरा तो आपसे इख्तलाफ है। एक घर क्यों तोड़ा आपने? वो कहते हो, मैं कहता हूँ वो एक दूसरे के सिर में खेल डालने को तैयार थे। आप बीच में जरिया क्यों बने? आपके पास ऑन आ रहा, आप कहते मैंने नहीं करना, मैं नहीं आपका सिलसिला बन सकता। सॉरी, क्या एक पॉडकास्ट से आपकी रोटी चल रही है? आप किसी और को पकड़ लेते यार, किसी मदारी को पकड़ लेते थे। और अगर ये पुतली तमाशा दिखाना था, मेरे भाई जाके ना मेले ठेलों में काम करो। तुम्हारे जैसे लोग ना वो जंपिंग कासल चलाते हैं छोटे शहरों में, और तुम यहाँ पे आके ये हरकतें कर रहे हो। बात वही है ना कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपके जो चैनल्स होते हैं वो, जैसे अगर हम भी वीडियोस बनाएं तो हमारी कोशिश होती है ट्रेंडिंग। अब एक इशू तो है, सोसाइटी का एक इशू है। आप रजब भट्ट को गाली रजब भट्ट सोसाइटी का इशू है क्योंकि उसको लोग देख रहे हैं। रजब भट्ट सोसाइटी का इशू इस तरह है तफसील के वो अगर आपकी यंग जनरेशन को खराब कर रहा है, बिल्कुल इस तरह इशू है। अगर रजब भट्ट पैसे की बहुत ज्यादा नुमाइश कर रहा है, उससे गरीब आदमी की दिल आजारी हो रही है, इस तरह इशू है। अगर रजब भट्ट फैमिली व्लॉगिंग में फैमिली की जो रवायात है उनका खराब कर रहा है, इस तरह इशू है। लेकिन रजब भट्ट और ईमान की शादी हुई है, वो लोग आपस में रह रहे हैं, वो आपस में लड़े तड़े जो मर्जी करें, मियाँ बीवी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान होती है। अगर वो उसे बाजार का तमाशा बनाना चाहते भी हैं, मैं नहीं समझता बनाना चाहते, अगर बनाना चाहते भी हैं तो मुझे उसका जरिया नहीं बनना चाहिए। आप समझते हैं कि वो बाजार का तमाशा नहीं बनाना चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ वो बनाना चाहते होंगे। हाँ। मुझे नहीं जरिया बनना चाहिए उसका। मैं क्यों उनको बीच में लाके दोबारा लड़ाई कराऊं? हो सकता है उनके दरमियान इस पॉडकास्ट के बाद डिवोर्स डीड गई है उनके घर, उससे पहले नहीं गई थी। 2 दिन क्योंकि लोगों का कहना है उससे पहले नहीं गई थी। लोग कह रहे हैं ना, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। तो उसने अगर हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने लग जाए तो हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। लेकिन रजब भट्ट ने उस प्लेटफॉर्म को यूज किया अपने आप से, अपने कंधे से चीजों को झाड़ने के लिए। उसने इतने इल्जामात लगाए हैं। क्यों प्रोवाइड किया आपने? आप कहते मैंने नहीं करना। रजब भट्ट को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो है नहीं कि वो जो कहेगा आपको करना पड़ेगा। कोई ऐसी कानूनी पेचीदगियां भी नहीं थी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। हाउ पैथेटिक इज दैट रेहान तारिक? You should be ashamed of yourself and you are disgracing this profession. जिस प्रोफेशन से आप रोटी खा रहे, मैं रोटी खा रहा हूँ, हर सहाफी खा रहा है, तो फिर आप लिफाफा नहीं, आप फटे हुए लिफाफे वाले सहाफी। बिल्कुल। रजब भट्ट के बारे में आपको क्या लगता है कि उसने जो हरकत की कि मेरा सवाल वहीं पे रह गया कि आपकी इसके बारे में क्या सोचा? जैसे कि आपको तो लग रहा है रेहान तारिक ने गलत चीज़ की है, उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट ने ये उनको खुद अप्रोच, या अगर उनकी अप्रोच गई भी है उनके पास तो उन्होंने खुद पैसे दे के ये चीज़ करवाई है ताकि वो पहले अपने कंधों पे से चीज़ झाड़ दे? उन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए कि मेरे दोस्तों से पैसे लिए, मैंने ये दिया, मैंने वो किया, वो सब चीज़ें की उन्होंने। मैं कहता हूँ जी, मैंने आपको बार कहा कि रजब भट्ट चाहता था कि ये बातें पब्लिक, बिल्कुल ऐसी या उसके जो इन-लॉज के उसका जो भी इन-लॉज ब्रदर है वो चाहता था ये पब्लिक हो। अगर वो चाहते भी थे, वो अपने प्लेटफॉर्म्स पे खेल घोलते, जो मर्जी करते, अपने बारे में बात करते। आपने एक मेन स्ट्रीम चैनल को यूज किया एक घर के मामलात को एक्सपोज करने के लिए। आपने एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को, जिसकी जिम्मेदारी हो इंटरनेशनल रिलेशंस को दिखाना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को दिखाना, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को दिखाना, टैबूज ऑफ द सोसाइटी को दिखाना, सोशल नॉर्म्स एंड कल्चर की पासदारी करना, उसको आपने यूज किया है घर को तोड़ने के लिए। रेहान तारिक साहब खुद तो कुछ सोचे। आप ऐसे ऐसे करके तो आ जाते हैं,
कभी इफरा खान के साथ, कभी किसी और मॉडल के साथ। हम्म, आप अपनी दिल पशौरी करते हैं मेरे भाई, आप अपना दिल लगी करते हैं, या प्रोफेशन नहीं कर रहे, आप अपनी दिल लगी कर रहे हैं। इस तरह के और भी बहुत से पॉडकास्टर हैं यार, और कोई काम नहीं है, थोड़े पैसे कमा लो। वो कहते हैं एक आदमी ना एक हाथ से दुआ मांग रहा था, तो किसी ने कहा ये क्या गा रहे हो, उसने कहा थोड़ी मांग लो सुथरी मांग लो। रेहान सारिक साहब आप भी एक हाथ से कमाना शुरू कर दें, ये दोनों हाथों से आपको लूटने का चाह पड़ गया ना, और लोगों की इज्जतें नीलाम करने का चाह पड़ गया, ये महंगा पड़ेगा आपको। ज्यादातर लोग तो देख रहे हैं वीडियोस पे बातें कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप अभी हमने बात की कि कंट्रोवर्सी हो सकती है कि उन दोनों ने मिलकर प्लान किया, और ये चैनल को व्यूज आ रहे हैं, उनकी वीडियो पे अब तक शायद 4-5 मिलियन व्यूज भी आ चुके हैं, पर इसके इससे क्या फायदा हुआ, लोगों के घरों में क्या सीख गई कि हाँ अपनी मियाँ बीवी के दरमियान ना अल्लाह ताला कहते हैं ये एक दूसरे का पर्दा है, जी। मर्द औरत, ठीक है, वो एक दूसरे से। अभी पिछले दिनों एक वो वीडियो भी वायरल हुई थी एक एडल्ट कंटेंट की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको लोगों ने किस तरह बार बार आगे शेयर किया। फॉरवर्ड किया। अब एक मेरी बात सुने, चले वो तो गुनाहगार थे ही थे, उन्होंने अपनी वीडियो लीक की, आप भी गुनाहगार हुए उनके सिलसिले को आगे बढ़ाने में, आप ना बढ़ाते। आप अगर आपके पास आती है आप डिलीट कर देते, आप कहते यार मैं नहीं आगे बढ़ाने का। भाई लोगों की पर्दादारी करे, अल्लाह ताला कहता है कि मैं क़यामत के दिन जिसने किसी की पर्दादारी राजदारी की होगी, मैं क़यामत के दिन उसकी राजदारी करूंगा। तो जब रब आपकी राजदारी कर रहा है, क्या हम लोगों की निजी जिंदगियों में कई मामला खराब नहीं है? क्या हम लोग इतने शरीफ हैं, इतने बाहया, इतने बाकिरदार हैं कि लोगों की जाके धज्जियां उड़ाते फिरे, उनकी शादीशुदा जिंदगियों के ऑपरेशन करते फिरे? हैं हम इस जोगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है कि रेहान तारिक जैसे लोगों की इंस्पिरेशन क्या रजब भट्ट जैसे ही लोग हैं कि रजब भट्ट साहब रेहान तारिक साहब बेसिकली एक हादसाती जर्नलिस्ट मुझे लगते हैं। तकरीरी मुकाबलों से जो भी जर्नलिस्ट बना है ना, वो इकरारुल हसन और रेहान तारिक ही बना, ठीक। तकरीरी मुकाबले हो या हादसाती जर्नलिस्ट हो, ये इकरारुल हसन हो गया, ये रेहान तारिक हो गया, ये यासिर शामी हो गया, या तो ये सिर्फ चीजें लेते हैं या एडल्ट कंटेंट पे डुअल मीनिंग बातें करते हैं। उसमें मैं ताबिश हाशमी साहब को भी लेके आऊंगा। अच्छा। अब जब कहते हैं ना अब जनाजा निकला तो जरा धूम से निकले सबका। तो ये तो पाकिस्तान के काफी टॉप एंकर्स और पॉडकास्ट तो भाई नहीं करना चाहिए ना ऐसे। देखिए मेरी एक बात सुने, रेहान तारिक साहब के पास और कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक खत्म हो गए पाकिस्तान में। आप ईरान इराक पे कर लें बात यार, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात कर लें, आप पेट्रोल प्राइसेस पे बात कर लें, आप सियासतदानों पे बात कर लें। मैं तो सियासतदानों की निजी जिंदगी पे बात करने को गलत समझता हूँ। आप उनकी पब्लिक डोमेन पे बात करें, ले जी वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। सोशल मीडिया सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी मैं कंसिडर ही नहीं करता उन्हें, वो तो खुद साख्ता है। एक कैमरे को उल्टा सीधा करके वो बन जाते सेलिब्रिटीज। ना उनका कोई कंटेंट है, ना उनकी कोई सोच है, ना कोई अप्रोच है, ना उनकी मेंटल कोई क्या कंपैटिबिलिटी सोसाइटी के साथ। नई नस्ल समझती है ये शॉर्टकट है मशहूर होने का। तो जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है दिखाने को, वो दिखाने का जरिया बने रेहान तारिक साहब। सॉरी टू से सर, एक वक्त में हमने भी आपको फॉलो किया कि आप शायद जर्नलिस्ट को अच्छा लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर आप इस लेवल पे गिर चुके तो शायद आपको उठाने के लिए खुद को उठना पड़ेगा। हम तो कोई आप में से कोई भी आपकी मदद नहीं करने को आए। आपको क्या लगता है अब रेहान तारिक साहब ने ये चीज़ किया है तो मतलब आप रजब भट्ट की शादी या उनके डिवोर्स के बारे में किसी चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे किसी पॉडकास्ट में बैठ के? पता क्या हुआ, देखें आई एम आल्सो मैरिड मैन। जी जी। किसी की बिना घर नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल। हत्तुल वसा ये कोशिश करें घर बसाएं, और हत्तुल वसा ये कोशिश करें अगर घर में कितने भी मामला खराब हो जाए, मैं कहता हूँ जी इज्जत नफ्स पे बात आ जाए तब भी कोशिश करें घर बसाने की। आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे को बंद कमरे में टकरे मार लें, एक दूसरे से जितना मर्जी लड़ लें, लेकिन नई नस्ल वो उस बच्चे का मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है जी, बिल्कुल ये रजिस्टर हो गई चीज, 10,000 चैनलों पे चली गई तलाक। वो बच्चा वो मासूम वो जब उठेगा मैं उसका नाम भी नहीं ले रहा सोशल मीडिया पे, अभी तक मैंने उसका नाम नहीं लिया। मैं बेवकूफ नहीं हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो फादर ऑफ 2 किड्स, मुझे पता है बच्चों की हसासियत क्या होती है। वो बच्चा जब स्कूल में जाके देखेगा कि मेरे माँ बाप का चेजा लिया गया सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बेशक वो जितने मर्जी जो मर्जी थे, उसकी ज़हन की साजी क्या होगी? क्या वो मेंटल डिप्रेशन में नहीं जाएगा? रेहान तारिक साहब आपकी अपनी औलाद नहीं है? आपको शर्म नहीं आती? आपको ये सोच समझ नहीं आती कि किसी के बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और मीडिया के अलावा फिर आप माँ बाप का रोल भी तो देखिए ना, जैसे कि उन्होंने स्टोरी लगाई है तो मैं कहता हूँ जी वो जालिम है, वो जालिम है जी। अपने माँ बाप का जुल्म बच्चों को नहीं नजर आता, लेकिन सोसाइटी का किरदार बड़ी जल्दी नजर आता है। और जब घर टूट जाते हैं तो बच्चे मिसाल के तौर पे अगर माँ के पास रहेंगे उन्हें बाप बुरा लगेगा, अगर बाप के पास रहेंगे उन्हें माँ बुरी लगेगी, क्योंकि उनकी ज़हन साजी कर दी जाएगी।
लेकिन जो सोसाइटी का किरदार होगा ना वो उन्हें कभी नहीं भूलेगा। उसकी माँ उसे कहेगी बेटा तलाक कब हुई थी? जब इस आदमी के साथ शो किया था उसके बाद तलाक हुई। बिल्कुल उसके बाद डिवोर्स डीड आई थी, उससे पहले नहीं आई थी। बिल्कुल, ये समझने वाली बात। ठीक है, अपने आप अपने बुराई तो कोई नहीं बताता, लेकिन वो बच्चा, वो मासूम बच्चा, मुझे सारी हमदर्दियां उस बच्चे से, सिर्फ उस बच्चे को सोच के आप रुक जाते रहे तारिक साहब कि यार किसी की नई नस्ल है, छोड़ो यार, और बड़े तरीके हैं शोहरत के। क्या तरीकेकार आपने अपनाया? इस कौम ने पहले इल्जामात लगाकर, लीक्स करके आमिर लियाकत हुसैन जैसा हीरा गवाया। 100 बुराइयां होंगी, लेकिन वो बंदा अपनी जात में हीरा था, कितने लोगों के लिए खैर का बाइस था। ये आज सारे रमजान शो से पैसा बना रहे हैं ना, खा रहे हैं। हु चेंज द ट्रेंड? किसने तमाम फिरकों से बाला तर करके तमाम मशाइख को एक टेबल पे बिठाया? आमिर लियाकत हुसैन, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, बहुत अच्छे इंसान थे, मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े अच्छे काम किए, एक नाम बनाया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की उनको ज़ियारत नसीब हुई, वहां पे गए एज अ मिनिस्टर। तो कहने का मकसद ये है कि जाने वाले की अच्छाइयाँ याद रखनी चाहिए, बुराइयाँ तो मेरे में 100 हैं, मैं किसी को क्या कहूँ। लेकिन रेहान तारिक साहब, खुदारा मैं आपसे आगे 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, आप सीनियर है हमारे, थोड़ा सा सोचें भाई कि आप किस नहज पे चले गए हैं। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर बाद में जब अंधेरी रातें स्टार्ट होती तो इंसान अपना साया तलाश करता रहता है, वो भी नहीं मिलता। सब जब इंसान पैसों का अंधा हो जाए, जो कि फिलहाल वो हुए हुए हैं, तो उनको लगता है कि आप जैसे लोगों की आवाज़ उनके कान में जाएगी या उनको इस चीज़ की समझ आएगी। मेरा मकसद दस्तक देना है, दरवाज़ा कोई खोले ना खोले इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार याद रखिएगा, इंसान की अच्छाई ऐसे ही है कि जिस तरह आप रोज़ दुकान खोलते हैं, आप कोशिश करते हैं, सामान सजाते हैं, थोड़ा साफ रखते हैं कि मेरे पास कस्टमर आए, वो मुझसे चीज़ें ले, नहीं आता, लेकिन आप खुदा की आस पे अगले दिन दोबारा दुकान खोलते उसी जज्बे से। इसी तरह जर्नलिज्म क्या है, रोज़ सवाल उठाएं, हक के लिए उठाएं, सच के लिए उठाएं। ज़रूरी नहीं है आपकी एक दिन जीत हो, लेकिन आपको क़यामत के दिन आपके लिए सवाल होना कि आपने सोसाइटी के लिए अच्छा काम क्या किया। लेकिन लोगों के घरों को तोड़ने से ये कोई अच्छा काम नहीं। हमारी सोसाइटी जो यंग जनरेशन है या जितने भी लोग आजकल हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कि आपको लगता है कि इनको ज़ीरो और हीरो के बीच का फ़र्क नहीं पड़ता? मतलब जो वक्त वो किसी अच्छी चीज़ को दिखाने में देखने में गुजार सकते हैं, वो रेहान तारिक और रजब भट्ट जैसे लोगों को देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। अब देखिए आजकल मेन मसला लोगों का यही है कि उनको पैसे कमाने, कैसे कमाने वो ये नहीं सोच रहे। अब वो रेहान तारिक को देख रहे हैं, अक्सर हमारे जर्नलिस्ट हैं या जो भी हैं वो भी उनके चंक्स में से सवाल निकाल निकाल के उन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए उनकी स्टेटमेंट्स का, उनको तो व्यूज़ जा रहे हैं, वो चीज़ तो उनको जा रही है। तो हमारी जो यूथ है वो इन जैसे लोगों को देख रही है और उनसे सीख रही है, तो कैसे रोका जाए इस यूथ शर का को? मसला ये है, देखिए मेरी बात सुने, हमारी यूथ भी तो हमारे जैसी है ना, हमने ही नहीं मेहनत की, हमारा ही कसूर है। हम 90s वाले अगर मेहनत करते तो आज की जनरेशन जी या जनरेशन अल्फा जो आगे आनी है वो थोड़ी सी बेहतर होती। इस शहर में पानी, पीने के पानी का मसला इतना बड़ा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। इस शहर का दरिया रावी मर गया, गंदा नाला बन गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। इस शहर का कल्चर सिसक रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। इस शहर की जुबान पंजाबी, उसका रस्मुल खत खत्म होकर रह गया, उस पर कोई बात नहीं करता। इस शहर के अंदर फिजा 6 महीने टॉक्सिक स्मोक रहती है, उस पर कोई बात नहीं करता। ये शहर कभी बागों का शहर था, आज ये जंगल है कंक्रीट का, आज ये जंगल है सड़कों का, आज ये बेहंगम आबादी से भरा हुआ, उस पर कोई बात नहीं करता। इस शहर के अंदर कभी मजहबी तफरीक इतनी कम होती थी कि चाहे मुहर्रम हो चाहे रबीउल अव्वल हो, कभी फील नहीं होता था कौन शिया है कौन सुन्नी है। लेकिन आज हमने नफरत की दीवारें इतनी बड़ी खड़ी कर ली हैं कि हमारे दरमियान इतना ज़्यादा तफरका पड़ गया है कि भाई भाई का दुश्मन है। एक सबील लगने पे लोग कत्लेआम कर देते हैं। क्या ये भूल जाते हैं कि जो हुसैन है वो सबके हैं? तो जब इन चीज़ों के अंदर हमारी जनरेशन को नहीं आएगी, हमारी जनरेशन को हमने कुछ नहीं दिया, तो वो फिर इस तरह के ही जो कहते हैं ना वो कहते हैं ना वन नाइट ओवर द नाइट जो चेंज बनते हैं सेलिब्रिटीज, उनके पीछे ही जाएंगे ना। सर आपने देखा है कि उनके जो अक्सर व्लॉग्स में वो कहते हैं मजहब, डिफरेंट मजहब्स को लेके आते हैं, कभी क्रिश्चियंस को कभी किसी को, और ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स मजाक में दे देते हैं जिससे काफ़ी लोग के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और फिर लोग उस पर स्टैंड भी लेते हैं। तो इससे जनरेशन क्या सीख रही है कि बुलिंग एक अच्छा कल्चर है? अभी आपने बात की कि आप इतनी देर से जर्नलिज्म की हमें मॉरल वैल्यूज सब बता रहे हैं, तो इसको खामोशी से लोग देखते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं, और फिर जब कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है वो निकलती है, वो केस अदालत में जाता है, उनके
उनकी पेशियाँ चलती रहती हैं, लेकिन जो घर बैठ के यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको तो कोई इस चीज़ से सबक नहीं मिलता ना। देखिए बात ये है, सबसे पहली बात ये, जब से सोशल मीडिया के ऊपर व्लॉगिंग कल्चर आया है और एक तरह से फैमिली व्लॉगिंग और घर की बातें बाहर निकालने का, तो उससे ये हुआ है कि ना लोगों की अप्रोच आपके घर के उन मामला तक भी होगी जो कभी घर के बच्चों को भी नहीं पता होते थे, जी। माँ बाप तक होते थे। अब सिलसिला कुछ यूँ है कि रजब भट्ट साहब ने जब से अपनी जिंदगी के अंदर मामलात को, जिस तरह के उन्होंने कई बार मजहबी जी, हलकों जी। को तनकीद का निशाना बनाया, कई बार ऐसे कवानीन को छेड़ा जो कि तौहीन रिसालत से बिल्कुल, रिलेटेड बिल्कुल। थे, तो उसके ऊपर मजहबी हलके हरकत में भी आए और इनको फिर मुल्क से भागना पड़ा, राह फरार इख्तियार करनी पड़ी। देखिए उसकी जो लाइफ है ना, वो एक तरह की ना हलचल है, बिल्कुल, क्योंकि वो खुद भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद इस बिल्कुल। बात को मानता है, और जो उसको फॉलो करते हैं सॉरी टू से वो भी पढ़े लिखे नहीं। हमारे यहाँ तालीम बहुत है, तरबियत नहीं है। जहालत 10 मिलियन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तरबियत नहीं है, तालीम बहुत है। हम्म, आपको यहाँ पे पढ़े लिखे जाहिलों की एक कसीर तादाद मिलेगी। तालीम बहुत क्या है, तरबियत क्या है? तरबियत आपके घर से होती है। और सॉरी टू से जब माएँ ही रजब भट्ट का व्लॉग देखेंगी बिल्कुल तो वो फिर क्या बच्चे तो आगे रजब भट्ट ही निकलेंगे ना। बिल्कुल सही बात किया ठीक है आपने, ना? जी जी तो बच्चों को आप क्या समझते हैं कि बच्चे बहुत बेहतरीन अवैस करने ही निकलेंगे? क्या निकलेंगे? बहुत बड़े उलमा मशाइख निकलेंगे। ठीक है, हमें इस वक्त ये सोचने की जरूरत है, क्या ये सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज रिगार्डलेस ऑफ रजब भट्ट, डकी बाई एस्ट्रोलॉजी, ये तमाम लोग, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारा ये, मेरा कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अगर अपने आप को एक्सपोज करना भी चाहते जी तो मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स, रेहान तारिक और बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये उनका मददगार ना साबित हो, ये उनको बल्कि रोकें, कहे हम नहीं दे सकते आपको जी, प्लेटफॉर्म, बल्कि उनको एक स्टोरी बनाई, जी मेरे पास आए, मैं नहीं चाहता किसी की फैमिली बर्बाद। कि आप इतने ज़रूरी नहीं है कि आपको हाँ। डिस्कस किया जाए मीडिया। अब जैसे लाला रुख साहिबा ने जो है वो प्रेडिक्शन दी थी उनकी शादी के बारे में भी, तो अगेन उन्होंने शी इज नॉट दैट मच रेलिवेंट, एस्ट्रोलॉजिस्ट शी इज नॉट रेलिवेंट, उनको भी बिठाया हुआ था इन्होंने। वो भी डिफरेंट मीडिया हाउसेस उनके इंटरव्यू चल रहे फुल तो ऑन बस उनके ना। बात वही है ना, देखिए मैं एक दफा, मुझे याद है, मैं एक चैनल में बैठा था जिधर उन्होंने जिन बुलाया था, अच्छा ठीक है, नजफ को बुलाया था, नजफ आप चले जाएं, नजफ अल्लाह आप मेरे करीब ना आए, अस्तगफिरुल्लाह ठीक है। नजफ भी बेचारा सोच रहा सी मैं कितने आ गया। कितना है। कहने का मकसद ये है कि इस तरह की आते रहते लोग ये होते हैं, वो कहते हैं ना, बस वो कहते हैं ना, एक हवा गुजरती है तो वो सबको लगती है, ये एक बुरी हवा है, ये सबको लग रही है कंट्रोवर्सीज की। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बैठ के कहती है मेरे पास जिन है। रेहान तारिक साहब कहते हैं जी मैंने इनको भी एक्सपोज किया, तो अच्छा रेहान तारिक साहब आप तो गलत साबित हो गए, उनकी तो पेशगोई सही साबित हो गई, और उसका जरिया बना रेहान तारिक खुद। कितनी बड़ी बात है। रेहान तारिक खुद उसका जरिया बना उस पेशगोई को साबित करने का कि बिल्कुल। तेरे प्रोग्राम में उसने कहा आई एम डन विद दिस मैरिज। सोचो तो सही, सोचो तो सही। सोचने वाली बात है। रजब भट्ट साहब की जो है वो स्टोरी चले जा रही है, अक्सर डिफरेंट ओपिनियंस आए अब जा लोग रहे हैं। हमें भी कहेंगे कि आप व्यूज के लिए करें, भाई हाँ, देखे मेरी हमने बात तो कोई सुनो। पर्सनल लाइफ डिस्कस देखिए नहीं की। मैं उसकी पर्सनल लाइफ को पर्सनली रहने देना चाहता बिल्कुल। हूँ। अल्लाह ताला हर एक के पर्दे रखे, बिल्कुल। अगर उनके दरमियान, मैं तो अभी भी दुआ करता हूँ वो एक हो जाए, ये अल्लाह करे वो एक्सेप्टेंस ना हो, कुछ करके वो एक हो जाए। किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। उन लड़कियों को क्या एडवाइस देंगे जो कि चीज़ों को, जब उसकी शादी होने वाली थी तब लोगों ने बड़ा इस चीज़ को फैंटेसाइज किया था कि ऐसे नसीब हों, इतने पैसे उड़ाए जा रहे हैं, इवन दो कि जब उसकी रुखसती से पहले भी काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें लोगों ने पॉइंट आउट किया कि वो अपनी बीवी को डिसरिस्पेक्ट कर अपनी मंगेतर निकाह को। जितना सादा होगा उतना पुरवकार होगा, निकाह जितना सादा होगा जितना उसमें गुरबा का हिस्सा होगा, ठीक है, मेरे ख्याल में उसकी बरकतें उतनी ज्यादा उस कपल पे आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि कपल्स में नचाकियां नहीं होती या लड़ते नहीं है, ये अच्छा। दो इंसान है, उनके नजरियात मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल। आपस में लड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही सेटल होते हैं। कई लोग तो बुढ़ापे तक सेटल ही होते रहते हैं, अच्छा। और इन द एंड मौत का फरिश्ता आके उन दोनों को सेटल कर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि मियाँ बीवी जो है वो बेशक ऐसे हवा के दो बिल्कुल अलग रुख पे हो, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो बाइंडिंग फोर्स होते हैं। रेहान तारिक साहब आपने उस बाइंडिंग फोर्स को तोड़ दिया, मुझे बहुत दुख है, मुझे उस बच्चे के लिए दुख है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मुझे उस बच्चे के लिए दुख है बस, और कोई दुख नहीं है। मियाँ बीवी आपस में जो मर्जी कर, लेकिन वो बच्चा उस बच्चे के लिए दोनों जरूरी है, ये सोचना चाहिए। मैं रजब भट्ट को एक मशवरा दूंगा, प्लीज थिंक अबाउट योर चाइल्ड, थिंक 1000 टाइम्स अबाउट योर चाइल्ड। जिस इंसान को उसकी औलाद मैटर नहीं कर सकती तो नहीं, ये हम कह रहे हैं, पता नहीं कितना अंदर रिग्रेट हो। एज अ फादर मैं समझता हूँ, अच्छा दिल रोज मचलता होगा, मैं मान ही नहीं सकता, वो इंसान ही नहीं जिसके दिल में औलाद की मोहब्बत नहीं। बिल्कुल। औलाद तो चीज ही ऐसी है। मैंने हजरत अली का एक कॉल है, अल्लाह ताला मुझे किसी भी गलत बात से बचाए,
कि जो बच्चे होते हैं ना, जी, जी। उनके जो चेहरे का नूर होता है, वो इस बात की गवाही देता है कि वो शरारतें तो करते, वो साजिशें नहीं करते। बेशक, माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम है, हुँ, उनकी ज़िंदगी से, बीबी फातिमा की ज़िंदगी से, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, अहले बैत की ज़िंदगी से हमने हमेशा घरों को जुड़ते देखा देखा है। है। इस्लाम का तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो दीन है, सारी मेहनत है, हुँ, वो घरों को जोड़ने पे है, हुँ, खानदान को बनाने में है। हुँ, क्योंकि जब हुँ, अल्लाह ताला ने ये दुनिया तख्लीक फरमाई तो माँ बाप का रिश्ता नहीं बनाया, मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया। सबसे पहले हजरत आदम और हजरत हव्वा को क्रिएट किया और उनको मियाँ बीवी के रिश्ते में, ये रिश्ता ऐसा है जो आगे नस्लों की बका करता है। बिल्कुल। मैं बार बार कहूँगा, वो रजब भट्ट हो, वो रेहान तारिक हो, हुँ, वो उनकी मिसेज हो, आप लोग खुदारा करोड़ बार सोचें और इस फैसले को रिकंसिडर करें। हुँ, घर नहीं टूटने चाहिए, बिल्कुल। किसी का भी घर नहीं टूटना चाहिए। बच्चे जो होते हैं ना, ये हुँ, अल्लाह के बाग के फूल हैं। अगर आप इन्हें मसलेंगे ना, बिल्कुल। तो एक बात याद रखिएगा, रब अपने बागीचे के बारे में बहुत फिक्रमंद है। अगर इजराइल ने गजा का चमन उजाड़ा है, आज इजराइल का चमन उजाड़ा, जड़ है। बिल्कुल, बेशक। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर योर आपका टाइम। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात करके। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताएँ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।